नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग एक बार फिर से आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में पूछे गए जीके के कुल 40 क्वेश्चंस का डिटेल सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जिसमें आज की वीडियो में हम लोग 27 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 में पूछे गए क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी शिफ्ट के वीडियो जिसने नहीं देखे ऊपर का ये बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस शिफ्ट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कि भारत सरकार के द्वारा अपनाई गई निम्न में से कौन सी नीति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा निर्देशित नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कौन हो जाएगा, तो भवन निर्माण नियम का निर्माण ये नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारत के केंद्र और राज्य सरकारों के लिए दिशा निर्देश है, जिन्हें कानून और नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य सत्ता का विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक शासन है। समान नागरिक संहिता का जो उल्लेख है नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 44 में किया गया है, जो धर्म की परवाह किए बिना सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून ढांचे को बढ़ावा देता है। मादक द्रव्यों के सेवन का निषेध अनुच्छेद 47 के द्वारा निर्देशित है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य और पोषण के स्तर में सुधार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कहा कि निम्न में से कौन प्राचीन भारत में इलांगो के द्वारा रचित एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य है। तो देखिए ये हो जाएगा शिल्पाधिकारम, ये हो जाएगा। देखिए एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, इसकी रचना लगभग 1800 साल पहले इलांगो नामक कवि ने किया था। यह कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी है, जो पुहर में रहता था और अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा करते हुए माधवी नाम की एक वेश्या से प्यार करने लगा। बाद में वह और कनगी के फुहर ने छोड़ दिया और मदुरई चले गए, जहाँ पांड्या राज्य के दरबारी जोहती ने उन पर चोरी का गलत आरोप लगा दिया। उसके बाद अगला क्या कि राजा ने कोवलन को मौत की सजा सुनाई। कनगी, जो अभी भी उससे प्यार करती थी, इस अन्याय पर दुखी और क्रोध से भरी थी और पूरे मदुरै शहर को नष्ट कर दिया था। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे क्या कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8 के अनुसार भारत में कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं। तो 22 आधिकारिक भाषाएं उपलब्ध है। देखिए भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची है। 8वीं की अनुसूची में निम्न 22 भाषाएं कौन कौन सा यहाँ पे देख लीजिए। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ये सब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीता की नेवी सेमी शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित किया और भारतीय उपमहाद्वीप के संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो कि पहले मौखिक परंपरा से आगे बढ़ती जा रही थी। तो देखिए कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा विष्णु नारायण भातखंडे हो जाएगा। देखिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे एक भारतीय संगीतज्ञ, भारतीय सितार वादक और प्रमुख संगीतकार थे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में एक संकेतन प्रणाली विकसित की और भारतीय उपमहाद्वीप की संगीत प्रथाओं को वर्गीकृत किया, जो पहले की मौखिक परंपरा से बढ़ती रही। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत पर पहला आधुनिक ग्रंथ लिखने के लिए जिम्मेदार भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे क्या कि जनवरी 2021 में यहाँ पे LIC हो जाएगा, ठीक है, LIC। तो यार बताना कि LIC में नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। तो देखिए किसे नियुक्त किया गया था, ये सिद्धार्थ मोहंती को नियुक्त किया गया था। देखिए जनवरी 2021 में सिद्धार्थ मोहंती को LIC के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने TC सुशील कुमार का स्थान लिया, जो इस पद से सेवानिवृत्त हुए थे। सिद्धार्थ मोहंती 3 दशक से अधिक समय से LIC के साथ हैं, जिन्होंने अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उसके बाद जान लीजिए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त होने से पहले उन्होंने LIC हाउसिंग फाइनेंस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे क्या कि किस मिट्टी में कपास सबसे अच्छी तरह से उगता है। तो ये काली मिट्टी हो जाएगा। देखिए काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी के रूप में भी जाना जाता है और यह कपास उगाने के लिए आदर्श है। यह कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने से समृद्ध है, जो कपास के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। काली मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होता है, जो इसे कपास की खेती के लिए उपयुक्त बनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह मिट्टी का मुख्य रूप से दक्कन पठार क्षेत्र में पाई जाती है, जो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों को कवर करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सिंधु नदी के सहायक नदी यहाँ पे नहीं है। देखिए गोमती सिंधु नदी की नहीं बल्कि गंगा नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी उत्तर प्रदेश भारत में मधुटार पीलीभीत के पास गोमल तारान की फुलहर झील से निकलती है। गोमती नदी के किनारे प्रमुख शहरों में देखिए लखनऊ शामिल है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। नदी का धार्मिक महत्व है और इसका उल्लेख हिंदू शास्त्रों में ऋषि वशिष्ठ की पुत्री के रूप में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे कहा कि निम्न में से किस जंतु संघ में जोड़ युक्त पेड़ होते हैं। तो ये ऑर्थोपोडा में होते हैं। देखिए ऑर्थोपोडा अकशेरुकी जानवर का एक समूह होता है, जिसमें एक एक्सोस्केलेटन, एक खंडित शरीर और एक संयुक्त उपांग होते हैं। ऑर्थोपोडा संघ में कीट, एरिकनीड, मायरिपोड और क्रिस्टेशियन शामिल होता है। ऑर्थोपोड की विशेषता उनके संगत पैर हैं, जो उन्हें अलग अलग वातावरणों में अधिक गतिशीलता और अनुकूलता प्रदान करता है। वे जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ होता है, जिसमें 80% से अधिक वर्णित प्रजातियां शामिल हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे क्या कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किस कार्यवाही से शुरू हुआ था? ये डांडी मार्च से शुरू हुआ था। देखिए, डांडी मार्च, जिसे नमक मार्च के रूप में भी जाना जाता है, महात्मा गांधी के द्वारा 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था। यह मार्च ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध का एक प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान था। यह मार्च 12 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल तक चला था, जिसमें साबरमती आश्रम से गुजरात के एक तटीय गांव डांडी तक 240 मील यानी कि 390 किलोमीटर की दूरी तय किया था। इस घटना ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत को चिन्हित किया है, जहां भारतीयों को औपनिवेशिक कानून को तोड़ने और ब्रिटिश अधिकारियों के साथ सहयोग करने से इनकार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या कि E300 का सामान्य नाम यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो विटामिन सी हो जाएगा। देखिए, विटामिन सी, जिसे एस्कॉर्बिक एसिड के रूप में भी जाना जाता है, मनुष्यों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है। यह एक पानी में घुलनशील विटामिन है और एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट भी है। विटामिन सी स्वस्थ त्वचा, रक्त वाहिकाओं, हड्डियों और उपास्थि के रखरखाव के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह घाव को भरने और पौधे आधारित खाद्य पदार्थों से आयरन के अवशोषण में भी सहायता करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 4 भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B किससे संबंधित है? तो देखिए, ग्राम पंचायत से संबंधित है। देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 43B स्पष्ट रूप से सहकारी समितियों को बढ़ावा देने में से संबंधित है। यह राज्य को सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्य, लोकतांत्रिक नियंत्रण और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने का निर्देशन देता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है, जो न्याय संगत नहीं है, लेकिन राज्य को नीतियों और कानूनों के निर्माण में मार्गदर्शन करने का लक्ष्य रखती हैं। उसके बाद जान लीजिए कि अनुच्छेद 43B को 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा शामिल किया गया था, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में सहकारिताओं के महत्व को उजागर करता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे क्या है कि 1901 में पहले नोबेल शांति पुरस्कार के विजेता हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? तो देखिए, क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने किया था, जिन्हें इस संगठन की स्थापना में उनके योगदान के लिए 1901 में पहला नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का उद्देश्य मानवीय सहायता और आपातकालीन सहायता, आपदा राहत और शिक्षा प्रदान करना है। इस संगठन का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और यह दुनिया भर में काम करता है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मिशन मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा करना, सभी मनुष्यों के प्रति सम्मान सुनिश्चित करना और मानवीय पीड़ा को रोकना और कम करना शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है? तो यहाँ पे दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, भारतीय दक्षिण यमुनोत्री, ये नहीं हो जाएगा। देखिए, दक्षिण यमुनोत्री अंटार्कटिका में भारतीय अनुसंधान केंद्र नहीं है। भारत ने अंटार्कटिका में 3 अनुसंधान केंद्र स्थापित किया है: दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र था, जिसे 1983 से 84 के बीच में स्थापित किया गया था। मैत्री को 1989 में चालू किया गया था और यह अंटार्कटिका में भारत का दूसरा अनुसंधान केंद्र है। भारतीय तीसरा अनुसंधान केंद्र है और इसे 2012 में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे क्या कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सा सम्मान लौटा दिया था? तो देखिए, कौन सा सम्मान था? वो था केसर ए हिंद था। केसर ए हिंद भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा सार्वजनिक सेवा के लिए दिया जाने वाला एक पदक था। महात्मा गांधी को 1915 में सार्वजनिक कल्याण में उनके योगदान के लिए केसर ए हिंद से सम्मानित किया गया था। 1920 में गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में केसर ए हिंद पदक लौटा दिया था। पदक लौटाने का यह कार्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के खिलाफ गांधी जी के असहयोग आंदोलन में एक महत्वपूर्ण कदम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र अंग और उसके मुख्यालय को सही जो यहाँ पे नहीं है? तो देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, ये सही है। उसके देखिए ICJ मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय द हेग, ये भी सही है। उसके देखिए यहाँ पे IAEA, ठीक है, इसका मतलब होता है क्या? तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ठीक है, वियना है, ये भी यहाँ पे सही है, ठीक है। WHO का मुख्यालय कहाँ पे? जेनेवा में, ठीक है, न्यूयॉर्क में नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन डी तब राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, WHO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और इसका मुख्यालय जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में है। WHO का मुख्य लक्ष्य दुनिया भर के लोगों के लिए एक बेहतर स्वास्थ्य भविष्य का निर्माण करना है। WHO 150 से अधिक देशों में काम करता है। सरकारों और अन्य भागीदारों के साथ मिलकर सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य का सर्वोच्च प्राप्त स्तर सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य यहाँ पे नहीं हो जाएगा? यहाँ पे देखिए, जनता का बंकर, ये यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता है, जो भारतीय रुपये की मौद्रिक नीति का प्रबंधन करता है। RBI केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की बैंकिंग जरूरतों के प्रबंधन करते हुए सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है। यह भारत में मुद्रा नोट जारी करने और अर्थव्यवस्था में उनके प्रचलन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होता है। RBI अंतिम उपाय का ऋणदाता के रूप में कार्य करता है, जो वित्तीय संकट के समय बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे क्या कि उर्दू को अन्य किस नाम से संदर्भित किया जाता है?
तो देखिए ये हो जाएगा लश्करी जवान हो जाएगा। देखिए लश्करी जवान उर्दू भाषा का दूसरा नाम है जो पाकिस्तान और भारत में व्यापक रूप से बोली जाती है। उर्दू मुगल युग के दौरान विकसित हुई और यह फारसी, अरबी और तुर्की भाषाओं से बहुत प्रभावित है। फारसी में लश्करी शब्द का अर्थ सैन्य या सेना होता है, जो मुगल सेना के सैनिकों के बीच भाषा की उत्पत्ति को दर्शाता है। उर्दू फारसी अरबी लिपि में लिखी जाती है और इसकी यह एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है जिसमें कविता, गद्य और धार्मिक ग्रंथ ये सभी शामिल है। और यहाँ पे क्या कि मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली अक्सर भगवान के जीवन के दृश्यों को दर्शाता है। तो किस भगवान का? तो कृष्ण भगवान का हो जाएगा। देखिए मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य जिसे जागुई भी कहा जाता है, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों मणिपुरी से उत्पन्न प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप में एक है। यह नृत्य शैली अक्सर भगवान कृष्ण के जीवन और दिव्य लीला यानी कि रास लीला के दृश्यों को दर्शाती है, जो हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता है। मणिपुरी नृत्य को सुंदर और तरल आंदोलनों की विशेषता है और यह प्रकृति में गहराई से धार्मिक और आध्यात्मिक भी है। उसके बाद जान लीजिए कि इस नृत्य शैली में एकल और समूह दोनों तरह के प्रदर्शन शामिल है, जिसमें रासलीला एक लोकप्रिय समूह प्रदर्शन है जो कृष्ण और राधा के प्रेम की कहानी का वर्णन करता है। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा गुणसूत्र समूह बालिका के जन्म का कारण बनता है? तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स हो जाएगा, ये एक्स। देखिए मानव शरीर में 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, जिसमें एक जोड़ी लिंग गुणसूत्र भी शामिल होता है। महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, जबकि पुरुष में एक्स और वाई गुणसूत्र होते हैं। एक्स गुणसूत्र का जो संयोजन बच्चे के महिला लिंग को निर्धारित करता है। प्रजनन के दौरान माँ हमेशा एक एक्स गुणसूत्र का योगदान करता है, जबकि पिता या तो एक्स या फिर वाई गुणसूत्र का योगदान कर सकता है, जो बच्चे को लिंग को निर्धारित करने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे क्या कि टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन हेडलाइट में प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर प्राप्त करने के लिए किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करा जाता है? तो देखिए वैसे जगह पर अवतल दर्पण का उपयोग करा जाता है। देखिए अवतल दर्पण का जो उपयोग है प्रकाश को केंद्रित करने के लिए किया जाता है, जो प्रकाश की शक्तिशाली समानांतर किरणें उत्पन्न करने में मदद करता है। इनमें एक परावर्तक सतह होता है जो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है, जो एक गोले के आंतरिक भाग के एक हिस्से की जैसी होती है। जब मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पर पड़ती है तो वे एक दूसरे पर अभिसरित होती है, जिसे फोकस बिंदु कहा जाता है। अवतल दर्पण की यह विशेषता उन्हें टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन की हेडलाइट जैसे उपकरणों में उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे क्या कि चांदी किस पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके काली हो जाती है? तो ये सल्फर के साथ मिलकर काली हो जाती है। चांदी वायु में सल्फर या सल्फर युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड यानी कि Ag2S बनाता है, जहाँ काले रंग का होता है। इस अभिक्रिया को टार्निशिंग के रूप में भी जाना जाता है, जो आमतौर पर चांदी के बर्तन और आभूषण को प्रभावित करता है। सिल्वर सल्फाइड का जो निर्माण एक रासायनिक परिवर्तन जिसमें चांदी Ag हाइड्रोजन सल्फाइड H2S या अन्य सल्फर यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है। उसके बाद जान लीजिए कि उच्च स्तर के प्रदूषण या आर्द्रता वाले वातावरण में टार्निशिंग को तेज किया जा सकता है, क्योंकि इन स्थितियों में अक्सर अधिक सल्फर यौगिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे क्या कि किस संधि पर हस्ताक्षर के बाद यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय संघ के रूप में जाना जाने लगा है? तो देखिए ये हुआ था maastricht संधि 1992 के तहत। देखिए के कस्तूरीरंगन एक प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक है, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2019 के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह NEP 2019 के मसौदे के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष थे, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार और पुनर्जीवन करना है। उनके नेतृत्व में समिति ने शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया और इसका उद्देश्य प्रत्येक छात्र की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना था। उसके बाद जान लीजिए कि के कस्तूरीरंगन ने इसरो यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पे क्या कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 के मसौदे की समिति के प्रमुख कौन थे? तो देखिए ये कौन थे? ये थे के कस्तूरीरंगन। के कस्तूरीरंगन एक प्रसिद्ध भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह NEP 2019 के मसौदे के लिए जिम्मेदार समिति के अध्यक्ष थे, जिसका उद्देश्य भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार और पुनर्जीवन करना है। उनके नेतृत्व में समिति ने शिक्षा को अधिक समग्र, लचीला, बहुविषयक 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसका उद्देश्य प्रत्येक छात्रों की अद्वितीय क्षमताओं को सामने लाना था। उसके बाद जान लीजिए कि के कस्तूरीरंगन ने इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है और उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है, जिनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री शामिल है। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा देश और उसकी राजधानी का सही जोड़ा यहाँ पे नहीं है? तो देखिए बहामास, नसाउ ये सही है। लीबिया, त्रिपोली यहाँ पे ये भी सही है। कजाकिस्तान, बिस्किट ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। बाकी बेल्जियम, ब्रुसेल्स यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी था राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान है, जिसे 2019 तक अगस्ताना के नाम से जाना जाता था।
बिश्केक किर्गिस्तान की राजधानी है, स्थान का नहीं हो जाएगा। इस जोड़ी में गलत यही है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, किर्गिस्तान के बजाय पे कजाकिस्तान के साथ जोड़ दिया गया इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे क्या कि 1993 में बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त किस वायसराय के अधीन लागू किया गया था? ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय किया गया था। देखिए, चार्ल्स कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने 1793 में अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की, जिसे जमींदारी प्रणाली के रूप में भी जाना जाता था। अस्थायी बंदोबस्त ने भूमि पर वंशानुगत अधिकारों के साथ जमींदारों के एक नए वर्ग का निर्माण किया। इसका उद्देश्य जमींदारों के द्वारा भुगतान किए जाने वाले भूमि राजस्व को तय करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक स्थिर राजस्व उधार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ पे क्या कि पूर्वी भारत के प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना किससे संबंधित है? तो देखिए, प्राकृतिक गैस पाइपलाइन से संबंधित हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना का जो उद्देश्य है पूर्वी भारत के निवासियों को पाइप से खाना पकाने की गैस प्रदान करना है, जो एक स्वच्छ और अधिक कुशल ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित करता है। इस परियोजना में 2655 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन बिछाने का काम शामिल है, जो उत्तर प्रदेश के जगदीशपुर से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक फैला हुआ है, जिसमें बिहार, झारखंड और ओडिशा जैसे अलग अलग राज्य से शामिल है। परियोजना से लाखों घरों और उद्योगों को प्राकृतिक गैस के निर्बाध आपूर्ति प्रदान करके लाभ के होने की उम्मीद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे क्या कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किसके लिए है? तो किसके लिए हो जाएगा? ये हो जाएगा गैर कॉर्पोरेट लघु व्यवसाय क्षेत्र को वित्त पोषण का प्रावधान करना, इसके लिए हो जाएगा। ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भारत सरकार के द्वारा 8 अप्रैल 2015 को गैर कॉर्पोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। PMMY योजना के तहत ऋणों को मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। मुद्रा ऋण वाणिज्यिक बैंकों, RBIs, लघु वित्त बैंक, MFIs, NBFCs के द्वारा किए जाते हैं। उसके बाद जान लीजिए कि मुद्रा योजना के तहत 3 श्रेणियां हैं। शिशु जो कि 50,000 तक ऋण देता है, किशोर जो कि 50,000 से 5 लाख तक का ऋण देता है, उसके बाद है तरुण जो कि 5 लाख से 10 लाख रुपए तक का ऋण देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे क्या कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये किसे जाना जाएगा? तो लॉर्ड मिंटो को। देखिए, लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की शुरुआत में उनकी भूमिका था। भारत के वायसराय के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, लागू किया गया था। मार्ले मिंटो सुधार ने मुसलमानों के लिए अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की अनुमति दिया, जिसका अर्थ था कि मुसलमान अपने प्रतिनिधियों को अलग अलग चुन सकते थे। यह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था, क्योंकि इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को संस्थापित रूप दिया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे क्या कि ताजमहल को सजाने के लिए मुख्य रूप से निम्न में से किस वस्तु कला तकनीक का उपयोग किया गया था? तो पीटरा ड्यूरा का उपयोग किया गया था। देखिए, पीटरा ड्यूरा एक एनले तकनीक है, जिसमें कटी हुई है और फिट की गई उच्च पॉलिशी वाली रंगीन पत्थरों का उपयोग करके चित्र बनाए जाते हैं। यह तकनीक भारत के आगरा में ताजमहल की सजावट में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता था। पीटरा ड्यूरा में उपयोग किए जाने वाले पत्थर आमतौर पर कठोर और उच्च गुणवत्ता वाले होते हैं, जिसे लैपिस लाजुली, एगेट, जेस्पर और जेड कहा जाता है। ताजमहल में जटिल पुष्प और ज्यामितीय डिजाइन पीटरा ड्यूरा कार्य में शामिल कुशल शिल्प कौशल का प्रमाण है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे क्या कि विश्व में आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो अमेजन नदी हो जाएगा। देखिए, अमेजन नदी दुनिया में पानी के निर्वहन आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। इसका औसत निर्वहन लगभग, देखिए यहाँ पे इतना घन मीटर प्रति सेकेंड है। अमेजन नदी लगभग जो है 4345 मील लंबी है, जो इसे दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक बनाता है। उसके बाद जान लीजिए कि यह नदी दक्षिण अमेरिका के कई देशों से होकर बहती है, जिनमें ब्राजील है, पेरू है, कोलंबिया है, ये सभी देश शामिल है। और इसका जो बेसिन है, दुनिया की सबसे बड़ी वर्षावन अमेजन वर्षावन का घर भी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे क्या कि निम्न में से किसने संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र शुरू किया था? तो ये क्या था? राजा राममोहन राय के द्वारा। देखिए, राजा राममोहन राय के एक प्रमुख भारतीय समाज सुधारक और एक ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। सती प्रथा और बाल विवाह को समाप्त करने में उनके प्रयासों के लिए उन्हें अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। राजा राममोहन राय ने 1821 में संवाद कौमुदी नामक समाचार पत्र शुरू किया था, जिसका उद्देश्य सामाजिक सुधारों को बढ़ावा देना और राजनीतिक जागरूकता फैलाना था। उन्होंने पश्चिमी सिद्धांत और वैज्ञानिक ज्ञान को शामिल करके भारतीय समाज के आधुनिकीकरण की वकालत भी किया था इसमें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे क्या कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? किस क्षेत्र में मिला था? ये मिला था साहित्य के क्षेत्र में। देखिए, विंस्टन चर्चिल को 1953 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्हें उनके कई प्रकाशित कार्यों, विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध की उनके 6 खंडों को इतिहास के लिए एक पुरस्कार मिला हुआ है। नोबेल समिति ने उनके ऐतिहासिक और जीवनी संबंधी वर्णन में निपुणता के साथ साथ उच्च मानवीय मूल्यों की रक्षा में उनकी शानदार वक्तृता के लिए भी उनकी प्रशंसा किया हुआ है। उसके बाद जान लीजिए कि चर्चिल की उल्लेखनीय कृतियों में द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अ हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स और उनकी युद्धकालीन भाषा भी शामिल है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो वित्तीय समावेशन का वर्णन हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गरीबों को किफायती लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, ये हो जाएगा। देखिए वित्तीय समावेशन का उद्देश्य समाज के वंचित और कम आय वाले वर्गों को सस्ती वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है। इसमें लेन देन, भुगतान, बचत, ऋण और बीमा जैसे उपयोगी और सस्ती वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करना शामिल है। इन सेवाओं को व्यक्तियों और व्यवसायों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिम्मेदार और टिकाऊ तरीके से वितरित किया जाना चाहिए। वित्तीय समावेशन का जो अंतिम लक्ष्य समाज के वंचित वर्गों की समग्र आर्थिक स्थिरता और सशक्तिकरण में सुधार करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे क्या कि निम्न में से कौन नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले चीनी नागरिक थे। देखिए कौन थे, ये थे देखिए लियो जियाओबी थे। देखिए लियो जियाओबी एक चीनी साहित्यिक, आलोचक, लेखक, मानवाधिकार कार्यकर्ता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता थे। चीन में मौलिक मानवाधिकार के लिए उनके लंबे और अहिंसक संघर्ष के लिए उन्हें 2010 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार के समय लियो जियाओबी चीन के जेल में थे। उन्हें 2009 में राज्य सत्ता को नष्ट करने के लिए उकसाने के लिए 11 वर्ष का सजा सुनाया था। पुरस्कार की घोषणा के तुरंत बाद उनकी पत्नी लियो थिया को नजरबंद कर दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष एक दिन को राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में कब घोषित किया है। ये किया था 15 अक्टूबर को। देखिए राष्ट्रीय महिला किसान दिवस, जिसे राष्ट्रीय महिला किसान दिवस के रूप में भी जाना जाता है, भारत में प्रत्येक वर्ष 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह दिन कृषि क्षेत्र में महिला किसानों के योगदान को पहचानने और सम्मानित करने के लिए है। भारत में कृषि श्रम शक्ति का लगभग 33% और स्वरोजगार करने वाले किसानों को 48% हिस्सा महिला किसान है। भारत का कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय इस दिन महिला किसानों की उपलब्धियों और चुनौतियों के उजागर करने के लिए कार्यक्रम आयोजित करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे क्या कि दी गई 4 अंकों में से 3 किसी तरह से एक जैसे हैं और एक भिन्न है। यहाँ पे विषम का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए विषम कौन हो जाएगा, विषम हो जाएगा यहाँ पे देखिए ये गुर्दा हो जाएगा, ठीक। देखिए यहाँ पे गुर्दा मूत्र प्रणाली का हिस्सा, जबकि यहाँ पे यकृत, आमाशय, बदी सब पाचन तंत्र का हिस्सा हो जाएगा। गुर्दे का प्राथमिक कार्य रक्त को छानकर मूत्र का उत्पादन करना है, जो यकृत, आमाशय और बदी आंत के पाचन कार्यों में से अलग होता है। उसके बाद जान लीजिए कि गुर्दे शरीर के द्रव और इलेक्ट्रोलाइट संतुलन को बनाए रखने में मदद करते हैं, जो यकृत, आमाशय या बदी आंत का प्राथमिक कार्य नहीं है। यकृत, आमाशय और बदी आंत भोजन और पोषक तत्वों के प्रसंस्करण में शामिल है, जबकि गुर्दा रक्त से अपशिष्ट उत्पादों को उत्सर्जित करने में शामिल होता है। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे क्या है कि निम्न में से ताप विद्युत क्षेत्र और उनके स्थान का कौन सा युग्म सही यहाँ पे नहीं हो जाएगा। तो देखिए नेवेली तमिलनाडु में, ये सही है। पनकी उत्तर प्रदेश में, ये भी सही है। कोरबा छत्तीसगढ़, ये भी सही है। तालचेर असम, ये गलत, तालचेर उड़ीसा में है, ठीक है। देखिए नेवेली ये तमिलनाडु में है। पनकी जो है ये आपको उत्तर प्रदेश में है। कोरबा छत्तीसगढ़ में, फिर तालचेर जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे क्या है कि दिसंबर 2020 तक भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। तो ये 11 हो जाएगा यहाँ पे। देखिए भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख नहीं किया गया था। मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों पर जोर दिया गया था। शुरू में संविधान के अनुच्छेद 51A में 10 मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया था। 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के एक नए और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ दिया गया, जिसमें कुल 11 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे का कि भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा SLV-3 हो जाएगा। देखिए सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत द्वारा विकसित किया गया पहला उपग्रह प्रक्षेपण यान था। SLV-3 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के मार्गदर्शन में विकसित किया था। SLV-3 का पहला सफल प्रक्षेपण जो है 18 जुलाई 1980 को हुआ था, जिसने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया, जिससे भारत उपग्रह प्रक्षेपण क्षमता रखने वाला 6ठा देश बन गया। उसके बाद जान लीजिए कि SLV-3 का विकास भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जिसने स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण क्षमताओं की शुरुआत को चिन्हित किया था। उसके बाद इस शिफ्ट का आखिरी क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे क्या कि चंद्रयान प्रथम भारत का चंद्रमा पर पहला अंतरिक्ष यान मिशन किसके द्वारा सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया था। देखिए ये किया गया था किसके द्वारा, तो PSLV-C11 के द्वारा। PSLV-C11 भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान का एक संस्करण है। चंद्रयान प्रथम भारत का पहला चंद्र अन्वेषण यान 22 अक्टूबर 2008 को PSLV-C11 के द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। PSLV-C11 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की इसरो के द्वारा विकसित किया गया था। इस मिशन ने चंद्र अन्वेषण में भारत के प्रवेश को चिन्हित किया और जटिल मिशन को लॉन्च करने और प्रबंधित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन भी किया है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट के क्वेश्चंस को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।